नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम सब। आशा करती हूँ तुम सब अच्छे होगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुम्हारे हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 6 भारतीय संगीत की एक झलक। तो इस पाठ में हम लोग देखेंगे संगीत किसे कहते हैं और संगीत से जुड़े अलग अलग वाद्य यंत्र और अलग अलग कलाकार जो संगीत से जुड़े हुए हैं। भारतीय संगीत की कितनी धाराएं हैं, वो कहाँ से आई हैं, इस बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो पहले पाठ को हम लोग पढ़ते हैं और बीच बीच में इसे समझने की भी कोशिश करते हैं। दोपहर का समय था। स्नेहा अपने कमरे में सहेली नेहा के साथ गीत सुन रही थी। इसी बीच संगीत की एक परिचित धुन सुनने को आई। तो संगीत तो तुम सभी सुनते होगे। हम सबको संगीत बहुत पसंद होता है। जब भी हम उदास होते हैं या बहुत खुश होते हैं तो हम लोग संगीत सुनते हैं। संगीत सुनने का आनंद ही अलग होता है। तो यहाँ पे स्नेहा अपनी सहेली के साथ कमरे में बैठी है और उन्हें एक परिचित धुन सुनने को आई। तो ये धुन देखो तुम लोग, दिल हुम हुम करे घबराए, घन घम घम करे गरजाए, एक बूंद कभी पानी की मुरी अखियों से बरसाए। तो ये गाना तुम लोगों ने सुना होगा। ये गाना किसने लिखा है? हमारे सबके चहेते असम के विख्यात कलाकार भूपेन हजारिका जी ने। इनकी तस्वीर यहाँ पे देख रहे हो ना, इन्होंने ये गीत लिखा है। ये गीत असमिया में भी है और हिंदी में भी है। तो थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगी। दिल हुम हुम करे घबराए, घन घम घम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हुम हुम करे घबराए। मैं बहुत अच्छा तो नहीं गाती हूँ, लेकिन तुम लोगों के लिए मैंने ये गाया है और उम्मीद है तुम लोगों को ये गाना याद होगा या कहीं तुम लोगों ने सुना होगा। इस गीत की धुन सुनकर दोनों बड़ी खुश हुई। नेहा तपाक से बोल उठी, स्नेहा क्या तुम जानती हो ये गाना किसका है? मैंने तो अभी तुम लोगों को बता ही दिया गाना किसका है। स्नेहा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, यह भारतीय संगीतकार, गीतकार, गायक तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता हमारे असम के भूपेन हजारिका जी का एक अन्यतम गीत है। उन्होंने अपने गीतों के सुरों से असमिया में ही नहीं बल्कि बांग्ला और हिंदी भाषा में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। तो बच्चों, तुम लोगों ने डॉक्टर भूपेन हजारिका का गाना बहुत सुना होगा। तुम लोगों को वो गाना, बहुत सारे गाने आते भी होंगे। तो जब हम लोग कक्षा में मिलेंगे तो उनका कोई गाना ज़रूर गुनगुनाएंगे, ठीक है। वे भारतीय संगीत की दुनिया में मशहूर कलाकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी आदि की तरह एक आदरणीय कलाकार हैं। नेहा फिर बोल उठी, तब तो तुम भारतीय संगीत के बारे में भी ज़रूर जानती होगी। स्नेहा ने कहा, हाँ थोड़ा बहुत जानती हूँ, मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली है। क्या तुम भारतीय संगीत के बारे में नहीं जानती हो? नेहा ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन संगीत मुझे बहुत पसंद है। बताओ ना स्नेहा, इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? तो देखो, नेहा को संगीत के बारे में पता नहीं है, हाँ, लेकिन वो जानना चाहती है अपनी सहेली से। संगीत के बारे में वो बहुत कुछ जानना चाहती है। तो सुनो, कलाओं में संगीत एक अन्यतम प्राचीन कला है। इस कला का विवेचन आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इस कला का विवेचन आचार्य मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। इस कला का आधार ध्वनि है। ध्वनि मतलब पता है तुम लोगों को? साउंड, है ना। तो संगीत का जो आधार है, जो बेस है, वो क्या है? साउंड है ना। आचार्य सारंगदेव के अनुसार गीतम, वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, यानी कि अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों कलाओं को एक साथ क्या कहा जाता है? संगीत कहा जाता है। गीत शब्द के साथ सम उपसर्ग मिलकर संगीत शब्द बना है। भारतीय परंपरा के अनुसार स्वर संगीत ही पहले स्थान में आता है, बाद में वाद्य और नृत्य का स्थान है।
संगीत में वाद्यों का स्थान अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाद्य ही गीत के सुर, राग और लय को मधुर बनाते हैं। वाद्यों के बिना संगीत और नृत्य अधूरे हैं। साधारणतः संगीत में तबला, हारमोनियम, सितार, सारंगी, मृदंग, खोल, पखवाज, वायलिन, तानपुरा, वीणा और बंसी आदि वाद्यों का व्यवहार होता है। तो अभी मैंने जिन वाद्यों का नाम लिया, तुम लोगों ने उन सबको देखा हुआ है ना। हम लोगों ने कुछ लोगों के घर पे भी होता है, जो लोग संगीत सीखते हैं उनके घर पे हारमोनियम, तबला, सितार या गिटार इस तरह के वाद्य यंत्र होते हैं। तुम्हारे घर में कौन से वाद्य यंत्र हैं, अपनी कॉपी में लिखकर मुझे दिखाना, ठीक है। वैदिक युग में ही इसका श्री गणेश हुआ था। श्री गणेश का अर्थ पता है तुम लोगों को? श्री गणेश यानी कि आरंभ होना। लेकिन 13वीं 14वीं सदियों में इसका परिवर्तन होने लगा। मूलतः उत्तर भारत में मुगल शासन के दौरान भारतीय संगीत कला में बहुत परिवर्तन हुए, क्योंकि मुगल बादशाह संगीत एवं राग को ज़्यादा महत्व देते थे। उदाहरण स्वरूप अकबर के समय संगीतकार तानसेन ने संगीत की धारा को अलग बनाया। बाद में भारतीय संगीत पर ईरान, फारस, अरब आदि देशों के संगीत का भी प्रभाव पड़ा। इस तरह भारतीय संगीत का विकास हुआ। नेहा ने स्नेहा की बात को आगे बढ़ाने के लिए फिर पूछा, भारतीय संगीत की कितनी धाराएं हैं और ये क्या क्या हैं? इनका विकास कैसे हुआ? हाँ, यह तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भारतीय संगीत की दो धाराएं हैं, दो प्रचलित धाराएं हैं। पहला है हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की धारा, दूसरा है कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। तो हम लोगों ने देखा कि भारतीय संगीत की दो प्रचलित धाराएं हैं। पहला है उत्तर भारतीय संगीत और दूसरा कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि स्थानों में हिंदुस्तानी संगीत की धारा प्रचलित है। दूसरी ओर तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, केरल आदि स्थानों में प्रचलित संगीत की धारा को कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत कहा जाता है। इस संगीत के स्वरों का उच्चारण हिंदुस्तानी संगीत की तरह नहीं होता। इसके ज़्यादातर गीतों की भाषाएं तमिल, तेलुगु और मलयालम आदि है। इन भाषाओं के बारे में तुम्हें पता होगा ना। तो ये दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, ठीक है। तो तुम लोग अच्छी तरह से पता ही होगा कि तमिल कहाँ बोला जाता है, तेलुगु कौन से राज्य की भाषा है, मलयालम कहाँ की भाषा है। इन सब का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। दूसरी ओर हिंदुस्तानी संगीत के गीतों की ज़्यादातर भाषाएं ब्रज, हिंदी और उर्दू आदि है। इस संगीत की धारा को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित कृष्ण नारायण रतन झंकार, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद आमिर खान, ये आमिर खान हमारे वो फिल्म वाले नहीं हैं, हाँ, ये संगीतकार हैं, पंडित यशराज, तबला वादक पंडित सामता प्रसाद, सरोद वादक अली अकबर खान, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान, बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया और सितार वादक पंडित रविशंकर आदि महान लोगों ने आगे बढ़ाया। नेहा बीच में बोल उठी, स्नेहा, क्या हमारे असम में ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसका हिंदुस्तानी संगीत में योगदान हो? स्नेहा ने उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं। हमारे असम के चारू बरदले, परवीन सुल्ताना, पवन बरदले, दिलीप रंजन ठाकुर, हिरेन शर्मा, वीरेंद्र कुमार फुकन, दामोदर बोरा, शरद चेतिया आदि महान कलाकारों के योगदान से असम में भी इस धारा के संगीत का व्यापक प्रचार व प्रसार हुआ। हमारे असम में संगीतज्ञ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर कई विद्यालय और महाविद्यालय भी खोले गए हैं। तो तुम्हारी कक्षा में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो संगीत सीखते हैं, उन्हें इन सब का नाम पता होगा, जिनके द्वारा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी जाती है। साथ ही पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गंधर्व महाविद्यालय मंडल के द्वारा भी यह शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ कर्नाटकी संगीत धारा का उतना प्रचलन नहीं है। इसका प्रवाह दक्षिण भारत में ज़्यादातर दिखाई देता है। भारतीय संगीतज्ञ एवं दक्षिण भारतीय संगीत धारा की प्रधान नेत्री भारत रत्न
MS सुभलक्ष्मी जी ने इस धारा को आगे बढ़ाया है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले खंड में हम लोग इस पाठ के बाकी हिस्से की अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे इस बारे में। आज के लिए इतना ही।